नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। Hello everyone, welcome you all to study for civil services। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स ने अपनी यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू कर रखी है, प्रीलिम्स की, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रखी है 2024 के लिए। तो आप सभी जानते हैं 2024 की तैयारी के लिए आप सभी को यहाँ पर करंट अफेयर्स को कवर अप करना। करंट अफेयर्स हम लोगों को जो कवर करने हैं वो सारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को यहाँ पर सारे कवर अप करवाती हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है, अगर कोई आप में से पीडीएफ इस पूरी क्लास की लेना चाहता है तो वो पीडीएफ के लिए इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकता है एंड वो अपनी पीडीएफ को जो है वो कलेक्ट कर सकता है। इस नंबर के थ्रू आप पूरी तरीके से पीडीएफ को कलेक्ट करके सारी चीज जितनी भी आपकी यहाँ पर क्वेरीज हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये पेड रहती है। हाँ, इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आज के हम लोग पहले तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पुराना किला। दूसरा एससीओ काउंसिल का जो अभी सबमिट हुआ है। तीसरा है टेली लॉ से जुड़ा हुआ प्रोग्राम, डीलिमिटेशन, परिसीमन। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। फोर्थ है इंडिया की नेचुरल गैस की जो कंजम्पशन है। तो ये चारों आर्टिकल्स है हमारे, 6 आर्टिकल्स है और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे। तो देख लेते हैं इन सारे आर्टिकल्स को वन बाय वन कवर अप करते हुए। सबसे पहला है पुराना किला। पुराना किला की जब खुदाई की गई है तो वहां पे ये पाया गया है, दिल्ली में है, मौर्य से भी पूर्व वहां पर जो है मानव बस्ती के काफी सारे साक्ष्य जो है वो वहां पे देखने को मिले। राइट, मौर्य टाइम पीरियड से भी पुराने, समझ रहे हैं सब लोग, मौर्य से भी पुराने भी। तो दिल्ली में जो पुराना किला, इसकी खुदाई में मिले हैं ये चीजें, जिसमें बहुत सारी पॉटरी, पॉटरी का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके टुकड़े मिले हैं वहां पर। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पुराना किला के बारे में थोड़े से फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पुराना किला जो कि किसने बनाया है, शेर शाह सूरी और मुगल एम्परर हुमायूं ने। महाभारत में जो है लिखा हुआ है, वो तो इंद्रप्रस्थ जो वर्ड है दिल्ली का, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ दिल्ली में बना हुआ है, यमुना नदी के किनारे। और ये जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी उन्होंने दोबारा बनवाया था। और ये जो है जामा मस्जिद जैसा, क्योंकि जामा मस्जिद इससे पहले 15 साल पहले बन चुका था, तो जामा मस्जिद से इंस्पायर होके पुराना किला बनाया था। ठीक है। और जो हुमायूं, जो सूरी डायनेस्टी के फाउंडर थे ना, शेर शाह सूरी, जो कि 1540 से 55 तक सूरी डायनेस्टी में रहे। वैसे ये तो 1540 से 45 तक ही रहे थे। ठीक है। तो इन्होंने जो है हुमायूं को 1540 में हराया था और फिर उसका नाम रख दिया गया था शेरगढ़, फिर बाद में नाम जो है वो पुराना किला पड़ा था। अगर इसके हम आर्किटेक्चर की बात करें तो भाई ये 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। सबसे खास बात यह है कि भाई इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से हिंदू और मुस्लिम दोनों आर्किटेक्चर को मिला जुला के देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है जिसे बड़ा दरवाजा के नाम से जानते हैं, तकीली गेट या ताले की गेट, फॉरबिटन गेट, वर्जित गेट के रूप में जाना जाता है, वो भी आपको यहाँ पे बना हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। और इन सब गेट्स में डबल स्टोरी है। डबल स्टोरी समझते हैं, मतलब दोगुनी स्टोरी के फॉर्म में बना हुआ, मंजिला बनी हुई है। ठीक है, बस इतना ही याद करना है। बाकी देखो, आपसे कोई डायमेंशन एग्जाम में नहीं पूछने वाला कि कितना कितना बना है, कहाँ बना है, कैसे, इतना डिटेल में नहीं पूछता। तो बेसिक बात यह है कि आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये चीजें बनी हुई। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ऐसी सारी चीजें पढ़ते जानी, कंप्लीट करते जानी, लर्न करती जानी। ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या है अपना भाई, एससीओ। अभी आप जो है
आप जानते हैं कि भारत में एससीओ की मीटिंग चल रही है, मई मंथ में शुरू हो गई थी। इस बार जो होस्ट है वो इंडिया है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो एससीओ है उसकी एक मीटिंग थी गवर्नमेंट की, जो कि यहाँ पर अब दिल्ली में होनी थी, लेकिन अब वो वर्चुअली हो। ठीक है। एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप कौन कौन से लोग हैं? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनको इनवाइट किया गया है। और साथ ही साथ ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, इनको भी ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में बुलाया गया है। इस बार जो हमारा पूरा एससीओ समिट हुआ है, इसकी थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। सिक्योर का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इस तरीके से। ठीक है। तो ये है हमारा एससीओ। इंडिया ने यहाँ पर, अभी इंडिया आपको पता ही है कि यहाँ का चेयरमैन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान एक्चुअली में मेंबर तो थे ही नहीं ना पहले एससीओ के। इंडिया परमानेंट मेंबर कब बना है? 2017 में बना है। तो यहाँ पर एससीओ जो है वो काफी बड़ा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा है। पहले एक्चुअली में मेंबर 2001 में शंघाई में रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के उसमें बनाए गए थे। ठीक है। लेकिन बाद में ये जुड़ गए। और एससीओ की दो बिल्डिंग है, एक एससीओ सेक्रेटरीट है बीजिंग में, और एक इनका रैट्स ऑर्गेनाइजेशन है। रैट्स का मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि ताशकीन में बना हुआ है। और जो इनकी लैंग्वेजेस है वो कौन कौन सी है? चाइनीज और रशियन लैंग्वेजेस दो है। इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। देखो जैसे इस बार यहाँ पर इंडिया जो है वो मेंबर बना है, तो बहुत जरूरी है कि इंडिया के लिए भी काफी सारी चीजें यहाँ पर करे। जैसे कि इंडिया यहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया जो है यहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए काम कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए, जैसे रैट्स है। रैट्स इसमें क्या होगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर ये बता सकते हैं कि भाई टेररिज्म जो है उसको कैसे कंट्रोल करें, क्या उसके लिए स्टेप लिए जा सकते हैं। तो एससीओ यहाँ पर ये काम करेगा। आईसीओ में इकोनॉमिक ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत अच्छा है, क्योंकि 40% ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन यही रहती है। और जीडीपी जो है वो भी काफी ज्यादा, और आगे चल के जो जीडीपी अच्छे खासे अमाउंट पे भी रीच कर सकता है। समझ रहे हैं? ये यूरेशिया का एक गेटवे बन जाता है। यूरेशिया का मतलब है यहाँ पर यूरोप और एशिया में, दोनों में। सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट बाउंड्री शेयर नहीं करता है। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक फायदा होता है। वैल्यू बढ़ती है, एक दूसरे की इंटरफेरेंस नहीं करना, तो ये सब भी है। लेकिन वही चाइना का ही मानता है इन चीजों को। और बायलैटरल कोऑपरेशन रखना, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर एक है, एंगेज रहते हैं दोनों आपस में। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि चाइना और रशिया का यहाँ पर प्रभुत्व होना। एससीओ जो है उनके सह संस्थापक के रूप में रूस और चाइना इस समूह के प्रमुख शक्तियों के रूप में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता है कि चाइना का एक नया इनिशिएटिव भी है, जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। जिसमें क्या होता है कि भाई मतलब चाइना जो है पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश में है। बस इंडिया उसमें शामिल नहीं है। इंडिया ने यहाँ पर इसको एंडोर्स नहीं किया है। और इंडिया जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे सपोर्ट में कभी नहीं रहा, चाहे वो सीपैक हो। सीपैक भी सभी को पता है। सीपैक क्या चीज है? चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें काशगार से ग्वादर तक जो है वो एक रास्ता बनाया जा रहा है, जो कि पीओके से निकल रहा है। तो इंडिया की सॉवरेनिटी के इश्यूज भी बहुत बढ़ रहे हैं। इंडिया के अगेंस्ट ये चीज जो है वो की जा रही है पीओके के रास्ते से, क्योंकि पीओके अपने इंडिया का पार्ट है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है ये सॉवरेनिटी इश्यूज जो होते हैं ना, वो भी यहाँ पर काफी देखने को मिल रहे हैं। तो एससीओ के बीच में ये जो है ना, ये लिमिटेशन सारी, इनको हम क्या कहेंगे? ये लिमिटेशन है। बाकी देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो तो आप सभी जानते हैं। इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की वजह से ही जो सार्क है ना, वो एक फेलियर ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है। जबकि जो ब्रिक्स है ना, वो एक काफी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है। और जो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की वजह से जो है ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अच्छे से काम नहीं कर पाती है। राइट?
और डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म यहाँ पर जो है गवर्नमेंट इंडिया, उन्होंने यहाँ पर एससीओ की डेफिनेशन रैट्स के अंडर अपनी प्रोवाइड की हुई है। एससीओ में जो टेररिज्म है वो किस तरीके से है, स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, ये सब चीजें बोली गई हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ये पूरी एससीओ की चीज है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी है और एक नहीं भी। अब आप लिए में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, देखो ये टॉपिक तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आप में से जो भी, तो वो एससीओ के ऊपर एक शॉर्ट में ऐसे लिखने के लिए तैयार रहे कि इस पे एक शॉर्ट ऐसे लिखने को आ सकता है, शॉर्ट नोट्स कहते हैं ना उसको हम, वो आ सकता है। बाकी आप में से जो भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, वो सारे के सारे एससीओ के फैक्ट्स लर्न करके जाए। चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी वन डे लेवल एग्जाम की तैयारी कर, तो ये सब तो पूछा जाता है उसमें। ठीक है भाई, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स तो उनका फेवरेट है, तो कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। पढ़ लीजिएगा इसको। तीसरा प्रोग्राम है हमारा टेली लॉ का प्रोग्राम। टेली लॉ के प्रोग्राम ने भारत में यहाँ पर 40 लाख बेनिफिशियरीज को यहाँ पर फायदा मिला है। अब ये जो कानून और जो न्याय मंत्रालय है, उन्होंने न्याय विभाग के अंतर्गत टेली लॉ कार्यक्रम को शुरुआत करी है। उसकी एक नई उपलब्धि हासिल हुई है, क्योंकि इससे पूरे देश के 40 लाख लाभार्थियों को जो है पूर्व मुकदमेबाज सलाह का लाभ मिलता है, फ्री लिटिगेशन एडवाइस मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, पूर्व मुकदमेबाजी चरण में वंचित लोगों की सुविधा हेतु कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 2017 में, ताकि मोबाइल ऐप के थ्रू ही आपको काफी सारी जानकारियां जो है वो वहां पर अवेलेबल हो जाए, मोबाइल ऐप के थ्रू ही। तो टेली लॉ प्रोग्राम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, 2017 में आया था। ये एक पूरी तरीके से ई इंटरफेस मैकेनिज्म है, जिसमें आप जो है मुकदमेबाजी से पहले चरण में कानूनी सलाह ले सकते हो, परामर्श ले सकते हो, वो सबके लिए तंत्र बनाया गया है। एक अलग से यहाँ पर पैनल लॉयर होगा, इसमें आप एलिजिबल हो। आप टेली लॉ सर्विसेज में हर एक को ये अवेलेबल करवाई गई है। हर एक को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एडवाइस दी जाएगी। जो भी यहाँ पर फ्री लीगल एड 1987 एक्ट के तहत एलिजिबल है, उन सभी के लिए पूरा एक्ट दिया गया है। इसमें विमेन जो है, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति, तस्करी के शिकार होने वाले, मानसिक रूप से बीमार, दिव्यांग व्यक्ति हो गए, शिकार हुए किसी से भी, ऐसे होते हैं। और अगर बाकी सब लोग हैं तो उनके लिए 30 रुपए यहाँ पर रखे गए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, राइट। तो इस सब में मामले जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि दहेज का मामला, पारिवारिक कोई विवाद चल रहा है, तलाक है, घरेलू हिंसा हो गया, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, छेड़खानी के कुछ भी केसेस हो सकते हैं, महिला, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण से जुड़ा हुआ, संपत्ति, भूमि से जुड़े हुए, तो ऐसी सब चीजों पे हो सकते हैं। इक्वल वेजेस के ऊपर हो सकता है मेल और फीमेल के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व लाभ, भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार है ना, जो ये वाला पूरा एक एक्ट भी बना हुआ है 1989 का, तो उस एक्ट पे हो गए। तो ऐसी चीजों से जुड़े हुए चीजों के ऊपर आपको क्या हेल्प मिल सकती है, टेली लॉ की हेल्प मिल सकती है। याद क्या रखना है, 2017 में आया था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। और टेली लॉ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको लर्न करना। ठीक है, तो ये सब पूछे जा सकते हैं इस पे। अगला है हमारा जी लिमिटेशन। अब यहाँ पर भारत राष्ट्र समिति के जो अध्यक्ष हैं टी रामाराव ने कहा है कि जनसंख्या के आधारित परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों के लिए ये अनुसूचित रहेगा, अनुचित रहेगा। बेसिकली बात क्या है इसके अंदर, बात यह है कि डिलिमिटेशन परिसीमन, इसका मतलब क्या होता है, एक देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना। ठीक है, आर्टिकल 82 में लिखा गया है कि पार्लियामेंट हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट बनाएगी, और हर सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि कितना कितना कैसे कैसे डिलिमिटेशन रखना है, वो सारा कुछ यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है,
तो पहला भी जो डिलिमिटेशन हुआ था वो 1950 से 51 के साइन टाइम पीरियड में ही राष्ट्रपति के कहने के मुताबिक पहला डिलिमिटेशन कराया गया, फिर धीरे धीरे करते करते और डिलिमिटेशन तय करे। अब यहाँ पर आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो डिलिमिटेशन कमीशन है जो पूरा यहाँ पर एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज पूरा चेक करती है। अभी तक ऐसी डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बैठ चुकी है? 4, 52, 63, 73, 2002। ठीक है। 1981 और 1991 के सेंसस के बाद कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आई है। बहुत बड़ी बॉडी होती है, इसे बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। अभी 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई, 2026 तक यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं किया जाएगा। 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ही डिलिमिटेशन का पूरा यहाँ पे आया था, लेकिन कोई सीट के जो है वो एक तरीके से डिसाइडेड नहीं थी कि कितने नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे। तो डिलिमिटेशन कमीशन इसीलिए बनाई जाती है ताकि पॉपुलेशन बेस पर हर चीज हम बना सके। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है ना कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कई जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कई जगह पे कम है, तो अलग अलग हिसाब है पॉपुलेशन का भी। यूनिफॉर्म पॉपुलेशन तो हर जगह पे बैठती नहीं है, तो उस हिसाब से ये चीज है। और सीट का एलोकेशन किया जाता है, सीट्स को फ्रीज करना इसका सॉल्यूशन नहीं होता। पार्लियामेंट्री नंबर यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है तो फायदा होगा इससे। वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, तो डिलिमिटेशन अभी इन चीजों में थोड़ा सा न्यूज में था। तो डिलिमिटेशन होता क्या है? डिलिमिटेशन होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स के लिए या आप असेंबली की सीट्स के लिए क्या करने वाले हैं, आप पूरा यहाँ पर बाउंड्री को चेक करेंगे। ये देखेंगे कि भाई उस एरिया की पॉपुलेशन में कितना बदलाव हमने को देखने को मिला है। वो बदलाव बाउंड्री में किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है। या तो एरिया जो है वो एक स्टेट का हो सकता है दूसरी स्टेट में ट्रांसफर किया गया हो, तो भी हो सकता है। हो सकता है उस पूरे स्टेट की पॉपुलेशन में कुछ चेंज आया हो। ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन का काम ही क्या होता है कि असेंबली और लोकसभा के जो भी सेंसस लास्ट हुआ है उसके बेस पे, अब 2001 में सेंसस हुआ, फिर 2011 में हुआ, अब 2021 में सेंसस होना था, बट कोविड की वजह से सेंसस कंडक्ट नहीं हो पाया। अब 2023 चल रहा है। अब इसमें भी बात की गई है कि जुलाई के एंड तक शायद करवा दिया जाए, पर कंपलसरी नहीं है कि हो ही जाएगा। बात है कि सेंसस जनगणना पूरी कंप्लीट होगी, बट वही है कि हर स्टेट को बोला गया था पहले कि भाई आप अपनी सारी की सारी एक पूरा स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार करो, अपनी बाउंड्री वगैरह को मार्क करो। जैसे ही आप लोगों की बाउंड्री वगैरह मार्किंग कंप्लीट होगी, फिर आगे हम यहाँ पे कंप्लीट करना शुरू करें। तो इसी के ऊपर यहाँ पे ये बात की गई थी। इसे ही हम क्या कहते हैं? डीलिमिटेशन का होना, जिसमें आप लिमिट कर देते हो सारी चीजों को। ठीक है। जो उनकी बाउंड्रीज वगैरह होती है उनको क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से पूरा लिमिट कर दिया जाता है, बाउंड्रीज के ऊपर एक लिमिटेशन लगा दी जाती है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को? तो ये वाला आर्टिकल देखो, ये तो वैसे ही अपने आप में इम्पोर्टेंस है। जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो, आपने ये पढ़ा ही होगा, लेकिन जब आप मीन्स के लिए पेपर प्रिपेयर करोगे GS2 का, तब आप लोगों से डिलिमिटेशन का पूछा जा सकता है। क्या होती है डिलिमिटेशन, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, कब बनाई जाती, कैसे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है सीधा। व्हाट इज अ डिलिमिटेशन कमीशन, एक्सप्लेन इट्स फैक्ट्स, आ सकता है इस पे क्वेश्चन। तो डिलिमिटेशन कमीशन पे क्वेश्चन आने का फुल फुल चांस है। ठीक है भाई, इसको पूरे को लिख लेना, डिलिमिटेशन कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। अब ये क्या चीज है? ये जो है वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल जो कांग्रेस है, मौसम विज्ञान कांग्रेस, उन्होंने ग्रीन हाउस गैस वॉच नाम की ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल को अभी मंजूरी दी है। ठीक है। ये WMO है ना, उन्हीं के बीच में, ताकि जितने भी एक इंफॉर्मेशन होती है ना वो फिल की जा सके। इंफॉर्मेशन फिलिंग का मतलब क्या होता है? आप भी जानते हैं कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अभी भी आप जानते हैं कि वेदर की सिचुएशन कैसे चल रही है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से आज हम वेदर की सिचुएशन में क्या क्या चीजें झेल रहे हैं। तो इसी के ऊपर ये पूरी जानकारी इकट्ठा करके सारी चीजें बताती है कि किस प्रकार से सारी चीजों को हमें देखना है। ठीक है। हमें ये बताती है भाई एक्सपीरियंस पूरा इंटरनेशनली पूरे हर एक चीजों के साथ कोलैबोरेट करके कि भाई क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ सकता है इन चीजों में।
क्लाइमेट का लॉन्ग स्टैंडिंग चीजों में किस टाइप में क्या प्रभाव पड़ सकता है, पूरी अप्रोच फॉलो करती है। तो डब्ल्यूएमओ ने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर, तो बस एक शॉर्ट में आपको आइडिया होना चाहिए कि डब्ल्यूएमओ यहाँ पर इस चीज को ऑर्गेनाइज किया किया है। ठीक है भाई, ये पूरा एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस चक्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक उच्च रिजोल्यूशन सिस्टम मॉडल को तैयार करती है, डेटा एसिमिलेशन सिस्टम को यहाँ पर बना के लाती है, हाई एक्यूरेसी के साथ काम करती है। तो ये सब काम इनके क्या होते हैं, एक बेटर वे में काम करती है। तो ये तो चलो ठीक, ठीक है ना, ये तो चीज है ही है। डब्ल्यूएमओ अभी इनका यहाँ पर जेनेवा, क्योंकि डब्ल्यूएमओ को हेडक्वार्टर्स भी जेनेवा में ही है, इसलिए जेनेवा में इन्होंने यहाँ पर 22 मई से 2 जून तक पूरा कंप्लीट किया। तो अब 2 जून ही आज इनकी पूरी मीटिंग्स वगैरह खत्म होकर के रिजल्ट आए हैं, पूरा कॉन्क्लेव आया है। तो उसी कॉन्क्लेव में जो है बताया गया है ये चीज। तो ये सुप्रीम बॉडी है डब्ल्यूएमओ, जो पूरा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के बारे में देखती है यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर और महासागरों के साथ कैसी अंतर क्रिया है, बिहेवियर है, क्या क्या वाटर के रिसोर्सेज हैं, हर एक चीजों के बारे में हमको जानकारी देने के लिए बहुत काम करती है, जो कि 1873 में बनाया गया था। ठीक है, पहले इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल था, बाद में इसका नाम चेंज हुआ। इंडिया इसका पार्ट है, इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में बने हुए हैं, और इसमें अभी 187 कंट्रीज है, जिसमें इंडिया भी वन है। इसमें 36 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, और इसमें ये जो है सारे मेंबर्स आते हैं, हर 4 साल में इनकी मीटिंग होती है। और ये आ सकता है क्वेश्चन, कितने सालों में मीटिंग होती है, और इन 4 सालों में ये डिसाइड करते हैं जब भी मीटिंग होती है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसीज को फ्रेम कैसे करना है, वो सब भी ये डिसाइड करते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको पूरा ये कंप्लीट करना है, इसको लिख लीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये इन्होंने यहाँ पर लेके आया है डब्ल्यूएमओ ग्रीन ग्लोबल हाउस, जो कि पूरा ग्रीन हाउस के जितने भी गैसेस हैं उनको यहाँ पर चेक रखेगी, उन पे मॉनिटर करेगी कि ग्रीन हाउस हमारी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आती है बाहर। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का कैसे कैसे एमिशंस हैं उनके बारे में पूरी ये जानकारी देती है। लास्ट आर्टिकल है हमारा, इंडिया का नेचुरल गैस कंजम्पशन। नेचुरल गैस का क्या मतलब है, जो हमारी सीएनजी और ये सारी गैसेस होती हैं, इनका प्रोडक्शन जो है वो कम देखने को मिला है अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 में, क्योंकि इंडिया गैस बेस्ड इकोनॉमी बनना चाहती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से है नेचुरल गैस का कंजप्शन। तो अभी फिलहाल क्या है, गैस की इकोनॉमी में भाई सीएनजी सस्ती है बाकी चीजों से, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होती है, और जो हमारी भाई कमिटमेंट्स है कि हमें क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे, सब चीजों पे हम उस कमिटमेंट्स को मीट कर सकते हैं। तो यही है पूरा, इसके लिए सरकार ने काफी सारे प्लान भी निकाले, सीएनजी की डीजल वाली गाड़ियों को बंद करने की कोशिश है, और सारी चीजों के लिए इसके अंदर अलग से एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी जिसका नाम है किरित पारिक पैनल। ठीक है, जिसमें उन्होंने $4 पर मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट के लिए बनाया था। आगे के लिए $60 बिलियन का पूरा एक इन्वेस्टमेंट करने की पूरा प्लानिंग है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा ये जो है एक पूरा, आप कह सकते हैं कि सीएनजी या फिर गैस बेस्ड इकोनॉमी की सरकार की कोशिश जारी है। ठीक है, बाकी इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो आप देखो कि हमारी जो नेचुरल गैस मिलती है वो सबसे ज्यादा गुजरात, बॉम्बे हाई, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और असम। असम में तो बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज है, 4 से 5, जो कि पूरा काम करती है। सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी भी असम की है। कमेंट बॉक्स में सबसे इंडिया की पुरानी ऑयल रिफाइनरी का नाम बताइए। तो सबसे पुरानी है इंडिया की, सबसे पुरानी, और असम की भी। ठीक है भाई, आज के हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि कैबिनेट कमेटी होती है अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे अभी सीएजी को अपॉइंट किया, किसी किसी अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया, किसी और पर्सन को अपॉइंट किया, तो बहुत सारे यहाँ पे पर्सन है जिनको अपॉइंट किया जाता है। तो अब क्या है, आपको यहाँ पर ये कोई तो अपॉइंट करता ही होगा ना, कोई तो कमेटी बैठती होगी। तो ये जो एक कमेटी है, इसे कहते हैं कैबिनेट की नियुक्ति समिति की कमेटी। ये कमेटी जो है यहाँ पर सारी की सारी जितने भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे कि चाहे वो सेंट्रल सेक्रेटरीट की हो, पब्लिक एंटरप्राइजेस की, बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, सबकी अपॉइंटमेंट्स के लिए जिम्मेदार है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है।
ये वाली स्टेटमेंट में सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि इट इज चेयर्ड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। नहीं, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा से नहीं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी इसके एक मेंबर की तरह काम करते हैं। लेकिन इसके चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होंगे। तभी अपॉइंटमेंट जितनी भी होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, 1 और 3। बाकी स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है। 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बेरेंट सी, जो कि आर्कटिक ओशन में है। एक आपने बेरिंग सी पढ़ा होगा, जो रशिया के पास में पड़ता है। बेरिंग स्ट्रेट भी पड़ती है वहां पर पास में, जो कि यूएस से और रशिया को सेपरेट करती है। बेरिंग सी है, ठीक है, आर्कटिक ओशन के पास, जो कि नॉर्वे और रशिया को डिवाइड करता है। तो ये नॉर्वेजियन और रशिया को डिवाइड करने वाला एक सी है जिसका नाम है बेरेंट सी। इसको भी याद रखिएगा, एक सी है जो कि न्यूज में चल रहा है। तो एक ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आज आपने नए सी के बारे में, अपॉइंटमेंट्स कमेटी के बारे में और काफी सारे नए नए फैक्ट्स को पढ़ा है। इन सभी फैक्ट्स को आपको दिमाग में रखना है, नोट करते जाइए इनको। डेली आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, तो मेरे सजेशन में आप सभी लोग अपनी डेली करंट अफेयर्स की एक नोटबुक अलग से बना लो, जिसमें मैक्सिमम सारे करंट अफेयर्स आप लिख लिख करके रिवाइज करते रहो। क्योंकि जितने भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं वो बार बार आने हैं, बार बार उनको आपने पढ़ना। तो उससे बेटर यही है कि आप इन करंट अफेयर्स को एक अच्छे से लिस्ट बना लो इन करंट अफेयर्स की, और इन सबको लर्न करना शुरू कर दो धीरे धीरे। अब जैसे बेरिंग सी बताया, बेरिंग स्ट्रेट, अब इसको आप मैप पे मार्क करो। आप गूगल मैप फोन में खोलो, वहां पे देखो कहाँ है इसकी लोकेशन। धीरे धीरे करके आपको लोकेशन सारी लर्न होनी शुरू हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल दी लोकेशन। सारी की सारी लोकेशंस को आपको धीरे धीरे करके लर्न करते जाना है। ठीक है भाई? तो इसको आप पूरा लिख लो, कंप्लीट करो। यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक के लिए सारा कंप्लीट कीजिएगा ना, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय।